स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अब बड़ी बात यह है कि हिमाचल सरकार को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। एक कोर्ट केस में ही हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती इन्होंने दी थी। ये मिड डे मील वर्कर से जुड़ी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं। किस तरह की राहत इसमें हिमाचल सरकार को मिली है और क्या मिड डे मील वर्कर्स को इसके बाद नुकसान होगा, ये बड़ी जानकारी है जो बिल्कुल हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात हम हिमकेयर योजना को लेकर करेंगे। तकरीबन इससे 81,000 के करीब संख्या ट्रांसफर होने वाली है आयुष्मान भारत योजना में। आखिरकार किस वजह से ये एक पत्र भी जारी किया गया है, इस पूरे संदर्भ में हिमाचल सरकार को क्या पूरा माजरा है, ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तीसरी बड़ी बात रिटायरमेंट एज पर भी करेंगे और रिटायरमेंट एज को लेकर आगे क्या होगा। क्लास 4 के कर्मचारी मांग उठा रहे हैं 58 से 60 वर्ष इनकी उम्र कर दी जाए। इसके लिए कई पिटीशंस भी इनकी ओर से कोर्ट में दायर की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब क्या फैसला लिया गया है और अगला रुख इसमें सरकार का क्या रह सकता है, जानकारी इस संदर्भ में भी बिल्कुल हम आपके लिए लाए हैं। एनटीटी भर्ती पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स के पद भरे जा रहे हैं यहाँ हेल्थ महकमे में, उससे जुड़ी जानकारी भी देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अभी 25 सितंबर तक मौसम साफ बना रहेगा, उसके बाद करवट बदल सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी भी नुकसान भरे मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल ये जिला सोलन के कराड़ा घाट में सड़क पर मलबा आ गया है। आधी पहाड़ी ही नीचे दरक गई थी। सुबह 8 बजे की ये घटना थी। मलबा इतना ज़्यादा सड़क के 70 मीटर के स्पेस पर आ गया था कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। 3 से 4 जेसीबी मशीन्स वहां मलबा हटाने के लिए लगानी पड़ी और 7 घंटे बाद अब बहुत मुश्किल से रास्ता बहाल हो पाया है। बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से नीचे आ गई थी, जिस वजह से इतना समय जेसीबी मशीन्स को भी लग गया। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे और समय रहते ही वहां ये काम शुरू करवा दिया गया था सड़क से मलबा हटाने का। लेकिन इस बीच वैकल्पिक मार्ग लोगों को चुनना पड़ रहा था। वाया पिपलू घाट लोगों को अपना सफर तय करना पड़ा। हटौन गांव की मुश्किल फिलहाल के लिए टल गई है, ये हम मानकर चल सकते हैं। हटौन में देखिए एक बड़ा वाक्य सामने आया। सड़क पर बड़ा गड्ढा पड़ गया था। गड्ढे के ठीक नीचे टनल निर्माण हो रहा था। एनएचएआई की ओर से टनल निर्माण किया जा रहा था। लोगों की ओर से वहां दावा ये हो रहा है कि पहाड़ में जो टनल निर्माण के लिए ब्लास्टिंग की गई है उससे पहाड़ी बिल्कुल कमजोर पड़ गई है। पूरे गांव के लिए ये बड़ी मुसीबत है और ये मुख्य मार्ग था हटौन गांव का, जिस वजह से लोग अपनी आवाजाही भी नहीं कर पा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही थी, पाठशाला नहीं पहुंच रहे थे। फिलहाल इस गड्ढे को जैसे तैसे करके भर दिया गया है, लेकिन अभी भी मुश्किल पूरी तरह से नहीं यहाँ खत्म हुई है, एक तरह से टल जरूर गई है, ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी पहाड़ी ही दरकने की कगार पर है। ये आम लोगों की ओर से वहां हवाला दिया जा रहा है। हालांकि इसके बाद एसडीएम मंडी ने वहां आईआईटी की टीम भी बुलाई थी निरीक्षण करने के लिए और पिछले 1 वर्ष से ये गांव के लोग डिमांड उठा रहे थे कि वहां की जांच होनी चाहिए, पहाड़ी की जांच की जाए, क्योंकि जब से ब्लास्टिंग हुई है टनल निर्माण के लिए खतरा लोगों के लिए वो हो गया है। पूरी पहाड़ी कभी भी नीचे आ सकती है। इसी पहाड़ी पर कुछ एक मकान भी बने हुए हैं, पहाड़ी के नीचे भी कुछ एक मकान है। खतरे की जद में ये लोग हैं। जब ये बड़ा सा गड्ढा सड़क पर पड़ गया था तो उसके बाद कई लोगों ने अपना मकान तक वहां खाली कर दिया था। हालांकि अब मुश्किल टली है, लेकिन परमानेंटली इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि ग्रामीण लोगों की ओर से यही डिमांड फिलहाल वहां पर उठाई जा रही है। देखिए, तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आईटीआई स्तर पर नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये इसलिए नया कोर्स शुरू हो रहा है ताकि कुछ एक महकमों को लेकर क्षमता बढ़ाई जा सके युवाओं में, यानी कि यहाँ स्किल्ड मैन पावर तैयार की जा रही है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, देखिए ये 3 ऐसे महकमे हैं। फिलहाल अभी ज़्यादा रुचि इसमें युवा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स बढ़ने वाली हैं और अब आईटीआई स्तर पर भी नया कोर्स शामिल किया जा रहा है। ये एक ज्वाइंट लेवल का कोर्स होगा जिसमें पशुपालन विभाग से जुड़ी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। अभी देखिए बहुत कम युवा हैं जो एनिमल हस्बेंड्री या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में अपनी रुचि रखते हों, लेकिन आने वाले समय में ये सोच विचार किया जा रहा है कि कुछ नए स्किल्स डेवलप किए जाएंगे युवाओं में और कुछ नई चीज़ें इन महकमों में भी ऐड की जा सकती है जिसमें युवा रुचि दिखाएंगे और उसके लिए ये स्किल्ड मैन पावर तैयार की जा रही है। तो फिलहाल अभी जो ये नया कोर्स शुरू होने जा रहा है, इस कोर्स को सीखने में या इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कितने युवा रुचि दिखाते हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। ये बात क्योंकि यहाँ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी की ओर से ही कही गई है और ये 3
कोर्स अब एक तरह से एक ही कोर्स में दरअसल ये 3 फील्ड्स यहाँ पर ऐड की जाएंगी। एग्रीकल्चर स्किल्स भी ताकि सीखे जा सके, हॉर्टिकल्चर के बारे में भी युवाओं को ज्ञान हो सके और एनिमल हस्बेंड्री पर भी उन्हें जानकारी दी जा सके। देखिए, पॉलिटिकली भी बड़ी अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी शिमला से लौट गए हैं। यहां से चंडीगढ़ के लिए बाय रोड गए और चंडीगढ़ से इनकी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए। हालांकि राहुल गांधी शिमला छोड़ने के बाद जनसभा संबोधित करने के लिए पहुंच गए थे श्रीनगर में और पुंछ में। इनकी ओर से जनसभा संबोधित की गई है। जब ये शिमला छोड़कर निकल रहे थे उससे पहले इन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इनका कहना था कि भाजपा जो कि जन विरोधी पार्टी है, इनके खिलाफ माहौल तैयार कर रही है, लेकिन ये डरने वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ ये आरक्षण पर एक भी आंच तक नहीं आने देंगे और विस्तृत रूप से जाति जनगणना करवा के रहेंगे। ये इन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए है। अभी सभी जानते हैं देश भर में किस तरह का माहौल बना है। राहुल गांधी पर काफी ज्यादा चर्चाएं भी हो रही हैं। इसी पर इनकी ओर से ये बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। देखिए, सोनिया गांधी भी इनके साथ लौट गई है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी शिमला में ही है और शिमला में इनका निजी आवास है छड़ाबड़ा में, जो कि शिमला से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगल के बीचों बीच इनकी ओर से ये बड़ा निजी आवास बनाया गया है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक भी ये यहीं रहने वाली है। हालांकि 15 सितंबर को आ गई थी, तो देखा जा सकता है 6 से 7 से अधिक यहाँ पर दिन हो गए हैं इन्हें यहाँ आए हुए। अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार प्रसार भी चल रहा है और ये माना जा रहा था कि खुद को तरोताज़ा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ आई है। लेकिन तकरीबन 8 से 9 दिन का समय अब होने वाला है। 1 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है इन्हें यहाँ पर आए हुए और उसके बाद ये समझा जा रहा है कि शायद कुछ दिन और भी प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निजी आवास पर समय बिता सकती हैं। आज कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली गई है। ये पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। ये 4 रोज पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया था कांग्रेस की ओर से, जिसमें कहा गया था कि ये रणनीति तैयार करने वाले हैं। इसमें सभी पदाधिकारी भी आएंगे, दिग्गज नेता भी आएंगे, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री इस बैठक में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि भाजपा की ओर से प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ। यहाँ हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर और मस्जिद अवैध निर्माण को लेकर भाजपा प्रचार कर रही है, लोगों में झूठी अफवाहें फैला रही है। ये कांग्रेस की ओर से तर्क दिए गए थे, इसी वजह से ये रणनीति अपनी तैयार करने वाले थे भाजपा के खिलाफ। लेकिन आज की इस बैठक में ज्यादा पदाधिकारी भी नहीं पहुंचे और बड़े दिग्गज भी नहीं आए, मुख्यमंत्री समेत कोई मंत्री नहीं आए। महज यहाँ 3 मंत्री सिर्फ पहुंचे थे और कौन कौन मंत्री थे ये जानकारी हम आपको देंगे। 400 के करीब पदाधिकारी हैं, लेकिन उनमें से भी चुनिंदा पदाधिकारी ही इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। जिसके बाद चर्चा ये भी है कि आखिरकार कांग्रेस गंभीर क्यों नहीं है राजनीतिक मुद्दों को लेकर, या उन मुद्दों पर भी जो कि भाजपा की ओर से उठाए जा रहे हैं। भाजपा ने यही मुद्दे मानसून सत्र के दौरान भी उठाए और अभी लोगों के बीच जा जाकर भी भाजपा की ओर से यही बात कही जा रही है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पूरी तरह से आर्थिक स्थिति डगमगा गई है जब से सुक्खू सरकार बनी है। और दूसरी बड़ी बात भाजपा ये कह रही है कि मस्जिद में अवैध निर्माण लगातार होते रहे। पिछले 2 सालों से यह अवैध निर्माण को लेकर संख्या और ज्यादा बढ़ गई है मस्जिदों की। तो इस पर ही क्या पलटवार किया जा सकता है, कैसे भाजपा को घेरा जा सकता है। कांग्रेस रणनीति बनाने वाली थी, लेकिन समय पर, या यूं कह लीजिए आज की बैठक में, पूरी बैठक में ही पदाधिकारी और बहुत सारे दिग्गज नेता कांग्रेस के नहीं आए। प्रतिभा सिंह की ओर से मीडिया के समक्ष ये बात कही गई है कि सरकार और संगठन तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। फिलहाल सरकार और संगठन में और ज़्यादा मजबूती कैसे लाई जा सकती है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि तालमेल में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, ये दावा भी आज उनकी ओर से किया गया है। साथ ही साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त सह प्रभारी विदित चौधरी को भी इन्होंने आज की इस कांग्रेस कमेटी की बैठक में इंट्रोड्यूस करवाया है। फिलहाल मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री आएंगे, ये जिक्र जरूर किया जा रहा था, लेकिन 3 ही मंत्री पहुंचे। इसमें एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह है, दूसरे चंद्र कुमार थे और तीसरे राजेश धर्मानी थे। इसके अलावा ना कोई सीपीएस आया, ना अन्य मंत्री आया और पदाधिकारी भी चुनिंदा ही पहुंचे थे, जिस वजह से अन्य पदाधिकारियों में इसे लेकर नाराजगी जरूर देखने के लिए मिली।
देखिए, कुछ एक पदाधिकारियों की ओर से इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि यहाँ जंबो कार्यकारिणी का गठन किया गया है, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जो मीटिंग्स में आना जरूरी तक नहीं समझते हैं। ऐसे पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय नहीं है। दूसरी बात, पदाधिकारियों ने यह भी कही जो वहां पहुंचे थे कुछ चुनिंदा, कि मान सम्मान यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को सरकार में मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। इसके लिए प्रतिभा सिंह ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि ये मुद्दा पहले भी उन्होंने सरकार के समक्ष रखा है, फिर मुख्यमंत्री से बात करेंगी कि यहाँ पदाधिकारियों को वो मान सम्मान दिया जाए जिसे वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं या जिसके हकदार हैं। 4 दिन पहले प्रेस नोट जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब दिग्गज नहीं पहुंचे और कुछ पदाधिकारी नहीं आए तो इस पर रोष जरूर जाहिर किया गया है पदाधिकारियों की ओर से। और खुले तौर पर उन्होंने ये बात कही कि कुछ पदाधिकारियों को, कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो नॉन सीरियस हैं पार्टी के लिए, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसी बीच बड़ी बात मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से कही गई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को चेतावनी देते हुए या ललकारते हुए ये कहा है कि जो हाल ही में कंगना रनौत ने बयान दिया है सोनिया गांधी पर, उसे वो साबित करके दिखाए। कंगना रनौत ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दे दी जिसमें उनकी ओर से ये कहा गया कि हिमाचल सरकार बार बार इसलिए कर्जा ले रही है ताकि सोनिया गांधी का अकाउंट भरा जा सके। और इसी पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य ने ये कहा है, वो चुनौती देते हैं कंगना को कि वो इस बात को साबित करके दिखा दे। अगर नहीं साबित कर पाई तो मानहानि के केस के लिए भी वो तैयार रहे। ये उनका मानसिक दिवालियापन है जो इस तरह की टिप्पणियां कंगना कर रही हैं। ये भी विक्रमादित्य ने कहा। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और आजकल वैसे ही गम में चल रही है क्योंकि उनकी मूवी को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में गम मनाने आई हैं और गम की स्थिति में इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। ये भी विक्रमादित्य के शब्द थे। और दूसरी बड़ी बात देखिए, यहाँ प्रतिभा सिंह ने भी कही कि कंगना रनौत की मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसी मानसिकता है। बिना तथ्यों पर आधारित बात वो कह देती हैं। वो एक सांसद हैं, उन्हें अपने पद का ध्यान रखना चाहिए। कौल सिंह ठाकुर जो कि कांग्रेस नेता ही हैं, उनकी ओर से ये बात कही गई कि कंगना रनौत पूरी तरह से अनपढ़ है और अनपढ़ ही इस तरह की बातों को करते हैं, अनपढ़ भी ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। कुछ ऐसे शब्द यहाँ कौल सिंह ठाकुर की ओर से भी कहे गए हैं। तो पूरी तरह से कंगना रनौत को घेरते हुए कांग्रेस नेता आज नजर आए हैं। फिर चाहे हम प्रतिभा सिंह की बात करें, विक्रमादित्य सिंह को लेकर जानकारी दे, और कौल सिंह ठाकुर ने तो ये तक कह दिया कि अनपढ़ भी ऐसी बातें नहीं किया करते हैं जैसी कंगना करती है। वो परिचय देती हैं कि कितनी ही पढ़ी लिखी हैं। खैर, ये बात विक्रमादित्य ने भी कही। देखिए, फिलहाल देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से फिर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और सीधे तौर पर इन्होंने चेतावनी दे दी है कि 28 सितंबर को हर जिला मुख्यालय में इनकी ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मस्जिदों में जो अवैध निर्माण हुए हैं या पूरी मस्जिद ही जो यहाँ अवैध बताई जा रही है, उसके खिलाफ इनकी ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एक बात ये कही। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि अब जेल भरो आंदोलन की तरफ ये रुख अपनाने वाले हैं, यानी कि इन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से भी प्रदर्शन करके देख लिया है। उसके बाद इन पर एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल इनकी मांग पर कोई ज्यादा हलचल होती हुई इन्हें नजर नहीं आ रही है क्योंकि अवैध निर्माण हटाया जाए, इस मांग के साथ इन्होंने कई दफा प्रदर्शन कर लिए हैं। अभी तक 28 स्थानों पर ये प्रदर्शन कर चुके हैं। अब ये 5 अक्टूबर तक का भी इंतजार करेंगे। अगर संजौली वाले मामले में नगर निगम कोर्ट से वो फैसला नहीं आता है जो कि इनकी मांग पर निर्धारित होना चाहिए, तो ऐसे में इनकी ओर से जेल भरो आंदोलन का रुख किया जाएगा। अब ये कल्पना की जा सकती है, जेल भरो आंदोलन की ये बात कर रहे हैं तो यानी कि सीधे तौर पर कोई बड़ा कदम भी इनकी ओर से उठाया जा सकता है उन मस्जिदों की तरफ जिनमें अवैध निर्माण हुआ है। हिंदू संगठन अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 2 बड़ी बातें कह चुके हैं कि अभी 28 सितंबर को भी इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, फिर 5 अक्टूबर तक का भी इंतजार करेंगे। अगर नगर निगम कोर्ट से अवैध निर्माण को हटाने के लिए फैसला नहीं आता है या मामले को लटकाने की कोशिश की जाती है तो फिर ये जेल भरो आंदोलन का रुख करेंगे, यानी कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। ये पहले ही इनकी ओर से संकेत दे दिए गए हैं। अभी नगर निगम कोर्ट से फैसला नहीं आया है, उससे पहले इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाकर ये संकेत दे दिए हैं। तो एक तरह से इन्होंने ये चेतावनी पहले ही दे दी है कि जो हिंदू संगठन चाह रहे हैं वो नहीं होता है, अवैध निर्माण को नहीं हटाया जाता है तो आने वाले समय में स्थिति बिगड़ेगी और उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। ये भी आज इनकी ओर से शब्द पूरी तरह से दोहराए गए हैं। हालांकि देखिए, मस्जिद विवाद के बीच वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठ रही है और यहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी एक सुझाव दिया है। पिछले कल इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा था कि अब वक्फ बोर्ड में भी बदलाव और सुधार लाना जरूरी है। समय के साथ हर कानून में, हर संगठन में
बदलाव लाए जाने चाहिए। इसी तरह से वक्फ बोर्ड में भी सुधार की आवश्यकता है। ये कुछ शब्द इनकी ओर से इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद आज मीडिया ने इनसे सवाल किया कि ये किस तरह के सुझावों की और सुधारों की बात कर रहे हैं। तो विक्रमादित्य सिंह ने सीधे शब्दों में एक उदाहरण देते हुए ये बात कही है कि जैसे सराहन में इनकी निजी जमीन पर मंदिर का निर्माण कर दिया गया था, ये भीमा काली मंदिर का निर्माण वहां हुआ है और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की ओर से ही ये निजी जमीन वहां पर दी गई थी निर्माण करने के लिए। लेकिन आज के समय में फिलहाल ऑडिट हो रहा है उस मंदिर के अकाउंट का भी और भूमि का भी, क्योंकि जो मंदिर का ट्रस्ट था उसे सरकार के अधीन लाया गया था स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की ओर से। तो ये जरूरी है, इस वजह से पारदर्शिता बनी रहती है। ऐसा ही वक्फ बोर्ड में भी होना जरूरी है ताकि ऑडिट होता रहे, यानी कि नजर रहे अकाउंट पर भी और उस जमीन पर भी। और ऐसा ही सराहन में भी किया गया था उनके स्वर्गीय पिताश्री की ओर से। ये बात आज उन्होंने कही है। यहाँ उन्होंने अपनी निजी जमीन का उदाहरण देते हुए ये बात कही है और इसी मंशा से उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट भी साझा किया था। ये भी आज विक्रमादित्य सिंह ने कहा है। हालांकि सभी जानते होंगे सराहन में ही क्योंकि भीमा काली मंदिर बनाया गया है और ये स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की ओर से ही बनाया गया था, लेकिन जो जमीन उसके लिए इस्तेमाल हुई थी वो वीरभद्र परिवार की निजी जमीन थी और फिलहाल उस ट्रस्ट को सरकार के अधीन इसीलिए लाया गया था ताकि चेकअप रखा जा सके अकाउंट में कितनी राशि आ रही है मंदिर के, और दूसरी बात ये कि जमीन पर भी नजर बनी रहे। तो ऐसा ही आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को भी प्रावधान करना चाहिए या वक्फ बोर्ड को भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत लाना चाहिए। कुछ ऐसे संकेत आज विक्रमादित्य सिंह की ओर से दिए गए हैं, लेकिन हिंदू संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू संगठनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल सीधे तौर पर अवैध निर्माण को हटा दिया जाए, जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है उसे हटाने की जरूरत है। ये अब इस बात पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जगह जगह यहाँ पर अवैध निर्माण हो गए हैं और बाहरी राज्यों से न जाने और बाहरी देशों से भी न जाने कितने लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं, अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। तो इसीलिए फिलहाल हटाया जाना चाहिए ये अवैध निर्माण। असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती पर भी एक जानकारी देंगे। ये लोक सेवा आयोग की ओर से फॉरेंसिक साइंस निदेशालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए 36 के करीब अभ्यर्थी रिजेक्ट किए गए हैं। ये 36 अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने सही से अपने प्रमाण पत्र नहीं दर्शाए थे। कुछ एक ने प्रूफ के तौर पर अपना 10th का सर्टिफिकेट नहीं दर्शाया था, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें ऐड नहीं किए थे। ये अभी 2 अक्टूबर तक आपत्ति जता सकते हैं, मौका इन्हें लोक सेवा आयोग की ओर से दिया गया है। और ये जानकारी हम फॉरेंसिक साइंस निदेशालय की ओर से लेकर आए थे, ये क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर के पद इसमें भरे जा रहे हैं और लोक सेवा आयोग की ओर से ये 36 के करीब अभ्यर्थियों की लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी गई है। एनटीटी भर्ती में लगातार नए नए पेज फंस रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी। 50,000 से ज़्यादा बच्चे प्री प्राइमरी कक्षाओं में एनरोल हो चुके हैं। 6,297 पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन फिर से वही हवाला विभाग दे रहा है कि अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं है। बार बार ड्राफ्ट तैयार होता है, उसे कैबिनेट में रखा जाता है, फिर वो वापस हो जाता है। और इस बार विभाग की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि डाटा अभी कलेक्ट हो रहा है, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास 2 साल का ही डिप्लोमा है और कितनी ऐसी हैं जिनके पास 1 साल का ही डिप्लोमा है। अभी ये डाटा जुटाया जा रहा है, उसके बाद ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा। लेकिन दूसरा पेज ये भी है कि इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को अभी तक सरकार की ओर से अडॉप्ट नहीं किया गया है। छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ एक गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, इस पर शुरुआत नहीं हो पाई है। जब तक ये नहीं होगा एनटीटी भर्ती संभव नहीं हो पाएगी और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रही है। ये संगठन मंत्री गंगावती भारद्वाज का कहना है कि पूर्व जयराम सरकार ने भी यही किया कि ड्राफ्ट बनता था, उसके बाद फिर कैंसिल हो जाता था। अब इस सरकार में भी यही हो रहा है। आखिरकार कितना ज़्यादा समय इसमें और लगना है? ये बार बार डाटा जुटाया जाता है, फिर ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर नए प्रावधान इसमें शामिल कर दिए जाते हैं, लेकिन भर्ती का कोई नामो निशान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आपको याद होगा 19 सितंबर को नेरवा में भी हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया था। इसमें कर्णी सेना की ओर से भी भागीदारी दिखाई गई थी और कर्णी सेना के ही कुछ लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मुकेश खुरांटा, ये कर्णी सेना से जुड़े लोग हैं। मुकेश खुरांटा, हिंदू जागरण मंच के पूर्व महामंत्री कमल गौतम और युवा हिंदू नेता रोहित सोमदत्त रमन और प्रदीप आदि पर
एक समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन इसमें करणी सेना और अन्य हिंदू संगठनों की ओर से ये बात साफ कर दी गई है, ये घबराने वाले नहीं हैं। एफआईआर का नाम सुन के अगर सनातन के लिए आवाज उठाना गुनाह है तो ये बार बार इस गुनाह को करेंगे, ये भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि एफआईआर अगर इन पर दर्ज हो गई है तो पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि 2 गुना ज्यादा जोश के साथ अब ये सामने आने वाले हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने अपने सनातन के लिए आवाज उठाई, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, वहां नेरवा में ना इन्होंने कोई बैरिकेड्स तोड़े हैं, ना पुलिस के साथ हाथापाई की है, तो आखिरकार फिर किस वजह से इन पर एफआईआर दर्ज हुई है, ये यहां करणी सेना और अन्य हिंदू संगठन के नेताओं की ओर से सवाल पूछा जा रहा है। अब यहाँ हिंदू संगठनों की ओर से यह भी दावा हो रहा है, जैसे आज देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता बुलाई थी तो उनका कहना था कि पहला ये ऐसा आंदोलन है जो पूरी तरह से सामाजिक आंदोलन है, ना ये किसी राजनीतिक संगठन के साथ मिलकर किया जा रहा है, ना इसका नेतृत्व कोई एक पर्टिकुलर नेता कर रहा है। विभिन्न हिंदू संगठन हैं, इसमें आम लोग जुड़े हुए हैं और ये सामाजिक आंदोलन है और सरकार ने ही विवश किया है इस सामाजिक आंदोलन को आगे पहुंचाने के लिए। देखिए, कुछ ऐसे स्कूल्स पर अब हाईकोर्ट की ओर से डिसीजन आ रहा है जो मर्ज नहीं होने चाहिए। हालांकि इसमें स्थानीय लोग, अभिभावक या शिक्षकों की ओर से ही याचिकाएं दायर की जा रही है। एक और निर्णय ऐसा आया है, ये चंबा जिला से संबंधित है। चंबा जिला के तहत आने वाले राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तियरी ढागर होली तहसील भरमौर को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर टियरी में मर्ज करने पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की ओर से। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी टियरी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए हैं। प्रार्थी ने सरकार के 17 अगस्त को जारी उन आदेशों को चुनौती दी है जिसके तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला टियरी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर टियरी में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे। अभी देखिए, सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि कुछ स्कूल्स को मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसे स्कूल जहां पर एनरोलमेंट कम है और दूसरा स्कूल जो कि नजदीक होगा, जहां का भवन बड़ा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी साफ सुथरा होगा और बाकी की सुविधाएं भी वहां छात्रों को होगी, ऐसे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है उन स्कूल्स को जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है और एनरोलमेंट भी कम है। तो यहां भी चंबा में स्कूल को मर्ज करने का फैसला लिया गया था। लेकिन यहां देखिए, कुछ स्थानियों की ओर से ही ये याचिका दायर की गई है और फिलहाल इस पर आदेश सुना दिए गए हैं, आदेश जारी किए गए हैं कि ये अभी मर्ज नहीं की जा सकती है। हालांकि आने वाले समय में इस केस को लेकर हमें और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। पहले भी कुछ एक स्कूल के मामलों को लेकर यही आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं कोर्ट की ओर से कि चुनिंदा स्कूल ऐसे हैं जो मर्ज नहीं होने चाहिए ऐसी जगह पर, क्योंकि ये स्कूल स्थित हैं जहां छात्रों के लिए आसानी भरी राह है। अगर थोड़ा सा दूर इनका स्कूल मर्ज हो जाएगा तो लंबा सफ़र इन्हें तय करना पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में शैक्षणिक अवसर फिर घट जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। कई तरह के कारण वहाँ स्थानीय लोगों की ओर से और ऐसे स्कूल प्रशासन की ओर से गिनवाए जा रहे हैं जो कि छात्रों के हित में आने वाले समय में नहीं होंगे अगर मर्जर पूरा किया जाता है। अब देखिए, हिमकेयर योजना पर आना चाहेंगे। हिमकेयर से तकरीबन 81,000 के करीब लोगों को हटाया जाएगा और आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने की तैयारी हो रही है। ये दरअसल केंद्र सरकार की ओर से ही फैसला लिया गया है और इस पूरे संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से चिट्ठी भेज दी गई है हिमाचल सरकार को भी, जिसके बाद यहाँ अब भारत आयुष्मान योजना के तहत कुछ बुजुर्गों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये 70 साल से ऊपर जिन भी बुजुर्गों की उम्र है उन्हें हिमकेयर योजना से निकालकर आयुष्मान भारत योजना में लाया जा रहा है। और ये फैसला अभी पेंशनर्स और अन्य वर्ग किस तरह से देखते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। अभी अगर 70 साल से ऊपर बुजुर्गों की संख्या की बात करें तो 6 लाख के करीब है हिमाचल प्रदेश में। इसमें 81,000 के करीब बुजुर्ग ऐसे हैं जो हिमकेयर योजना के तहत अभी लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें सीधे तौर पर हिमकेयर से निकालकर आयुष्मान योजना में लाया जाएगा। फिर इसके अलावा अन्य वर्ग भी आते हैं, क्योंकि 6 लाख अभी टोटल बुजुर्गों की संख्या है, उसमें 81,000 ही ऐसे आम बुजुर्ग हैं जो पेंशनर्स में अन्य वर्गों में नहीं आते हैं। अब इसमें कुछ एक पेंशनर्स भी हैं। फिलहाल अगर इन्हें भी अब आयुष्मान भारत में लाया जाएगा तो रिएक्शन क्या इनकी ओर से रहेगा ये जानना ज़रूरी हो गया है। हालांकि हिमाचल सरकार अपने स्तर पर ये फैसला नहीं ले रही है, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है और इस बारे में हिमाचल सरकार को चिट्ठी जारी की गई है। तो ये मानकर हम चल सकते हैं कि हेल्थ कवरेज सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। 70 साल से ऊपर
जिन भी बुजुर्गों की उम्र है उनके लिए ये निर्णय हुआ है कि हिम केयर योजना से बाहर लाकर उन्हें आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा, यानी कि एक तरह से ट्रांसफर उन्हें किया जाएगा। 81,000 संख्या तो इसमें कंफर्म हो गई है, लेकिन बाकी जो पेंशनर्स बच रहे हैं, अन्य वर्ग बच रहे हैं, उनके लिए क्या निर्णय होता है ये हम देखेंगे, क्योंकि 81,000 ऐसे हैं जो पहले से ही एनरोल्ड हैं हिम केयर योजना में, तो इन्हें तो सीधे तौर पर ट्रांसफर किया जाएगा। और पेंशनर्स की ओर से भी इसमें सवाल उठा है कि इन्हें लेकर स्थिति साफ कर दी जाए, क्या किया जाएगा। ये अपने मेडिकल रिमबर्समेंट के बिल्स को लेकर वैसे ही परेशान रहते हैं, अब अगर हिम केयर योजना से निकालकर आयुष्मान भारत योजना में लाया जाएगा तो लाजमी सी बात है कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने से आएगी। मिड डे मील वर्कर्स को लेकर भी एक बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में हिमाचल सरकार को राहत मिली है। दरअसल ये 14 मई 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे सरकार को कि जो मिड डे मील वर्कर्स हैं उन्हें भी 12 महीने का वेतन दिया जाए। स्कूल स्टाफ की तरह ही इन्हें समझा जाए, जैसे कि अन्य स्टाफ को 12 महीनों का वेतन दिया जाता है, इन्हें भी 2 माह की छुट्टियों का वेतन मिलाकर पूरे 12 महीने का वेतन दिया जाना चाहिए। जिसके बाद हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्पेशल पिटीशन इनकी ओर से वहां पर दायर की गई। फिलहाल इसमें राहत ये मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है और अभी फिलहाल के लिए तो अब 12 महीने का वेतन मिड डे मील वर्कर्स को मिलेगा नहीं, ये हम कह सकते हैं। हाईकोर्ट में मिड डे मील वर्कर यूनियन की ओर से ही याचिका दायर की गई थी और फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार की ओर से, और सुप्रीम कोर्ट से अब राहत मिली है। हिमाचल सरकार को एक हल्की राहत ही कहना चाहेंगे क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मुख्यमंत्री के हेल्थ अपडेट भी अगर हम आपको दें तो क्योंकि इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, आईजीएमसी अस्पताल भी गए थे, उसके बाद आज अपने सरकारी आवास में ही इन्होंने कामकाज संभाला था। कुछ एक सरकारी फाइलों पर इनकी ओर से साइन किया गया है, यानी कि कुछ फाइल्स इन्होंने साइन की अपने सरकारी आवास में ही। अगले 2 दिन भी इसी तरह का शेड्यूल इनका बताया जा रहा है। देखिए, रिटायरमेंट एज के केस पर भी अब आना चाहेंगे। क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज के मामले में अब हिमाचल सरकार थोड़ी सी घबरा गई है। क्लास 4 के कर्मचारी ये मांग उठा रहे हैं कि उनकी उम्र रिटायरमेंट की ये 58 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाए और इसे लेकर ये हाई कोर्ट में कई पिटीशंस भी दायर कर रहे हैं। फिलहाल सरकार विचार कर रही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए, लेकिन इसमें करोड़ों का खर्च ही सरकार पर आ जाएगा। कारण बड़ा ये है कि शिक्षा विभाग में ही 100 से ज़्यादा पिटीशन कर्मचारियों की ओर से दायर कर दी गई है, तो ऐसे में करोड़ों का ये खर्च होने वाला है। तो सरकार को अब क्या रुख अपनाना चाहिए, इस पर सोच विचार हो रहा है। एक तरह से सरकार इस पूरे मामले में घबराती हुई सी नजर आई है, क्योंकि करोड़ों का खर्चा अगर पिटीशन दायर करने में ही चला जाएगा तो लाजमी सी बात है यहाँ सोच समझकर सरकार को चलना होगा। जहां पहले से ही हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को लेकर यहाँ कई तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। आर्थिकी ठीक नहीं है, कमजोर आर्थिक स्थिति से हिमाचल सरकार गुजर रही है और ऐसे में करोड़ों का खर्चा करना रिव्यू पिटीशंस के लिए ही, इस पर कई तरह के सवाल बाद में भी उठाए जाएंगे। तो ये पूरा मामला है, क्योंकि सत्या देवी बनाम हिमाचल सरकार केस में शिक्षा विभाग से ही 100 से अधिक पिटीशंस इसमें देखिए दायर हो गई हैं। अभी हिमाचल हाई कोर्ट ने क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी है। ये ऑर्डर जारी हो गए थे, न जाने कितनी पिटीशंस वहां कर्मचारियों की ओर से दायर की गई थी। अब सरकार ये रास्ता अपना रही है कि क्यों ना इन पूरे मामलों में चुनौती दी जाए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर, और इसके लिए ये रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। तो 58 से 60 वर्ष तक की उम्र करने पर जो मामला है क्लास 4 के कर्मचारियों का, अब इस पर सरकार क्या कुछ रुख अपनाती है देखना होगा, क्योंकि यहाँ कुछ वकीलों की ओर से ही राय दी गई है कि इतनी ज़्यादा पिटीशन से अगर रिव्यू पिटीशन दायर करनी होगी तो करोड़ों में भी ये खर्चा जा सकता है। देखिए, भाजपा ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा ऊना जिला के पेखुवेला में बनाए गए सोलर बिजली प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में विक्रम सिंह ने कहा है कि पेखुवेला में 32 मेगावाट के प्लांट की लागत 220 करोड़ है, जबकि इसी तरह का 35 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट गुजरात में मात्र 144 करोड़ रुपए में पूरा हो गया, जबकि हिमाचल में 3 मेगावाट कम का प्रोजेक्ट 76 करोड़ रुपए अधिक में लगाया गया है। यह भारी अंतर दर्शाता है, इस प्रोजेक्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। ये आरोप विक्रम सिंह ने लगाए हैं और यही मामला इनकी ओर से मानसून सत्र के दौरान भी उठाया गया था। एक और घटना सामने आई है, ये समरहिल में युवती ने फंदा लगा लिया है और आत्महत्या कर ली। ये अपने भाई के पास आई थी समरहिल में, इसका भाई PhD कर रहा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, और दिन के समय युवती ने
फंदा लगा लिया और अभी जो शव है वो परिजनों को पुलिस की ओर से सौंप दिया गया है पोस्टमार्टम करवाने के बाद। कुछ निजी कारण इसमें युवती की ओर से बताए जा रहे हैं और जिला सिरमौर की युवती रहने वाली है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।